फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके एक और टॉपिक को देखेंगे, जो कि भारतीय भाषा और लिपियां हैं। ठीक है, भाषा और लिपियां। इससे हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 4 से 8 नंबर के सवाल इसमें आए हैं। यहाँ तो मेरिट 0.25 नंबर से नहीं बनता है लोगों का, यहाँ 8 नंबर का सवाल है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें जो भाषाएं हैं और लिपियां हैं वो पढ़नी चाहिए, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, और जो पिछले 3 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा गया है। उसी आधार पे मैंने जो लिपियां हैं भारत की और भारत के जो पड़ोसी देशों की, उसको एक साथ इकट्ठा किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज जो भारत में जितनी भी लिपियां हैं, जैसे आप जानते हैं कि 22 भाषाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची में हैं। ठीक है, इसमें 22 भाषाएं हैं और इसमें जो 6 क्लासिकल भाषाएं हैं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, 6 शास्त्रीय भाषाएं 8वीं कॉन्स्टिट्यूशन में ही हैं। तो जितनी भी भाषाएं हैं भारत की, जैसे हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़ी, बंगाली, इधर बोडो, डोगरी, संथाली जो भी है, यहाँ असमीज हो गई, निसी हो गई, जो सारी गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी जो होती हैं, सारी लिपियाँ जो भाषाएं होती हैं, उसकी जो भाषा होती है उसे जब अक्षरों, स्वर और व्यंजन के माध्यम से जब अक्षरों को लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत पड़ती है। लिपि की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? तो अक्षरों को लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लग रहा हो ज़रूर बताएं। और यदि आप बीएसएससी री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो बीएसएससी री एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जितने भी सिलेबस हैं दिए हुए, इसमें से मैं मान रहा हूँ कि 75 जो क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप 50 करने लायक हैं। 45 से 50 क्वेश्चन, मतलब 45 प्लस आप कर सकते हैं। तो जो 25 क्वेश्चन बचे, 25 से 20 क्वेश्चन, यहाँ हम लोग ये मेहनत इस पे करेंगे। ठीक है, हम लोग मेहनत इस पे करेंगे कि लगभग 75 क्वेश्चंस में से 60 से 65 सवाल बन जाए। 60 से 65 यदि इधर से बन जाए, और मैथ्स में आप 25 में 24 या 23 तो बना ही सकते हैं। जिसका मैथ्स थोड़ा सा भी ठीक होगा वो 23 तो बना ही लेगा। ठीक है, तो 25, 24, 23 वहाँ से ले लेंगे, और रीजनिंग में मान कर चलें 45 या फिर 40 मान कर चलें कि रीजनिंग बना लेंगे। तो इतने में मेरिट लग जाएगा 120 के लमसम में, या 110, 15 के लमसम में जो रिजल्ट है वो हो जाएगा। तो जीएस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में हम लोग सिलेबस को देखते हुए, जैसे इससे पहले मैंने भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो सिलेबस में दिया गया है उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया हूँ। भूगोल के कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस किया हूँ, जिसका चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं जाकर चैनल के प्लेलिस्ट से। वहीं पे जो मैं जितने भी सवाल मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में, उससे अंदाज़ा लग पाया है कि हिस्ट्री के सवाल आप बना सकते हैं। जो हिस्ट्री के सवाल है वो टफ नहीं है, यहाँ आप बना सकते हैं। जो भी छात्र अच्छे से तैयारी किया होगा वो हिस्ट्री के सवाल 100% बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ज्योग्राफी है वो थोड़ा सा हट के पूछा इस बार। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। कंसेप्चुअल हम लोग फैक्ट रखते थे, इससे पहले सारे लोग फैक्ट रखते थे,
लेकिन इस बार कंसेप्चुअल सवाल पूछा, जैसे कि चक्रवात से ही हो गया, जो चक्रवात से क्वेश्चंस आए थे, जैसे फिर डाइवर्जिंग रेंज से क्वेश्चन आए थे कि जो मध्य अटलांटिक कटक है वो किस टाइप का कटक का उदाहरण है। तो ऐसे ही कुछ सवाल ज्योग्राफी से आए थे जो टफ माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे चैनल पे हम ज्योग्राफी के उन कंसेप्टों को देखेंगे जिनसे सवाल पूछे गए हैं। तो आप ये आशा कर सकते हैं कि आप जीएस में, जीके जीएस में जो 75 सवाल हैं उसमें 65 तो कर ही लेंगे, 65 प्लस सवाल कर लेंगे यदि आप जुड़े रहते हैं हमसे, और जितना मेहनत मैं करता हूँ उतनी मेहनत आप करते हो तो आप इतना कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी स्मरण शक्ति तेज़ होनी चाहिए, मतलब आप जो याद करें वो याद रह जाए, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज कर जाए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, तो फिर आपका रिजल्ट तो होने से रहा नहीं होगा। तो याद करना भी बहुत ज़रूरी है, तो रट्टा मारें, समझे भी, और रट्टा ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है रट्टा मारना एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि जो लिपि है ये क्या है। तो लिपि जो प्रतीक चिन्ह होता है लिपि, जिसको किसी भी भाषा को लिखने के लिए ज़रूरी होता है। ये जो देवनागरी लिपि है, जो ये लिखने का तरीका दिया गया है, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो ये लिपि हो गई जो देवनागरी हो गई, और जो स्वर व्यंजन मिला के जो अक्षर बने, उससे जो शब्द बने, अक्षर बने, वाक्य बने, इनको लिखने के लिए लिपि चाहिए। तो एक भाषा को लिखने के लिए क्या चाहिए? लिपि चाहिए, ठीक है। जो भारत में सबसे पहले जो दिखाई गई है लिखने की जो कला, लेखन कला जो दिखी गई है, वो चित्रात्मक देखी गई है। चाहे वो भीमबेटका गुफा हो या सैंधव लिपि हो। सैंधव लिपि कैसी थी? चित्रात्मक ही थी, जिसमें चित्रों के सहारे से लिखा जाता था। तो जो भारत की जो लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है वो हड़प्पा सभ्यता से ही मानी जाती है, जो कि आज तक मनुष्य जो हैं वो अभी तक इसकी पढ़ने में कामयाबी नहीं हासिल कर पाए हैं। और वो जो लिपियां हैं वो कैसी है? तो वो चित्रात्मक है, ठीक है। चित्रात्मक लिपियां हैं, पिक्टोरल, जिसमें मछली का चित्र है, ट्रायंगल का चित्र है, ऐसे ही कुछ चित्र बना दिए गए हैं। उन्हीं के हिसाब से वो लिपि पढ़ी जाती थी। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि जो आबूगीदा जो होता है, आबूगीदा एक लिपि को कहा जाता है जिसमें व्यंजन और स्वर को एक इकाई के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण से देख सकते हैं कि क, जो क है क्या है? तो वो एक व्यंजन है, और ओ है जो क्या है? वो एक स्वर है। आ ई को स्वर कहते हैं, और क क की जो होता है उसे क क जो होता है वो उसे व्यंजन कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो को शब्द बना, इन दोनों को मिला के को शब्द बना, जो को अक्षर बना, तो वो ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये जो ऐसे जो लिखने का कला होता है उसको बोलते हैं आबूगीदा, ठीक है, आबूगीदा कला। तो जो विश्व में सबसे पहली जो सभ्यता थी जिसने लेखन कला का आरंभ किया, वो थी सुमेरिया सभ्यता, ठीक है। कौन थी? सुमेरिया सभ्यता, जिसे मेसोपोटामिया भी बोलते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसने सबसे पहले लेखन कला का आरंभ किया। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता ने जो लेखन कला आरंभ किया, उसकी लिपि क्या थी? तो उसकी जो लिपि थी उसे बोलते हैं क्यूनिफॉर्म लिपि। क्या था? क्यूनिफॉर्म लिपि की शुरुआत की थी। जो सुमेरियन सभ्यता थी वो लगभग 4500 ईस्वी पूर्व से 2550 ईसा पूर्व तक रही थी, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ उदय हुआ था इसका? तो ये पूछा जाता है दजला में फरात नदी की घाटी जो है वहाँ पे इसकी हुआ था, जिसका वर्तमान नाम क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का संबंध भारत के सिंधु घाटी सभ्यता से भी है। ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। यहाँ से जो कई सारे वस्तुएं होती थी उसे आयात निर्यात किया जाता था, मतलब मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे। अभी सभ्यता की बात हो रही है, तो विश्व में प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं उनमें कुछ सभ्यताएं हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे अफ्रीका और यूरोप एशिया के जो बीच में ये जो आती है हरा वाला क्षेत्र, ये मिस्र की सभ्यता हो गई, जो इजिप्ट इंग्लिश सा होता है। और ये जो
येलो कलर का नज़र आ रहा है जो मिडिल ईस्ट है, यमन, ये सब जो क्षेत्र हुआ है इज़राइल वाला, तो वो जो क्षेत्र हुआ कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान वाला, तो ये सब क्षेत्र में जो हुई वहाँ जो ईरान वगैरह वो क्षेत्र हो गया, वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई। और जो ये यहाँ पे देख रहे हैं ये भारत है, तो यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता भारत और पाकिस्तान में पनपी। और जो सरस्वती नदी की घाटी भी जो थी वो भी यहीं थी। और जो चीनी सभ्यता थी वो इस क्षेत्र में थी, जो चीन सागर है उस क्षेत्र में चीनी सभ्यता पनपी थी। और दक्षिण अमेरिका में जो था, दक्षिण अमेरिका में ईका सभ्यता पैदा ली। एक सवाल आया था शायद यूपीएससी में, उसमें सभ्यताएं जो दक्षिण और उत्तर अमेरिका की थी उनको व्यवस्थित करना था, तो इसका व्यवस्थन रूप था एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। ये सभ्यता थी, एज़टेक की सभ्यता, माया की सभ्यता, मुइस्का की सभ्यता, इंका की सभ्यता। तो ये सभ्यता का संयोजन दिया गया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। आने वाले शिफ्टों में शायद पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो टफ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो दक्षिण अमेरिका की सभ्यता थी उसे इंका सभ्यता कहते हैं। और जो ये जो मेक्सिको के पास जो है, मेक्सिको के पास इसे बोलते हैं माया सभ्यता। तो एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका ये कुछ सभ्यताएं थी। तो ये विश्व की प्राचीन सभ्यताएं के बारे में देखा। जो सुमेरियन सभ्यता थी वो इसी क्षेत्र में पनपी थी, इसका ये मैप दिया गया है, ठीक है। ये स्लाइड है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो अधिकतर हम लोग लिपियाँ पढ़ेंगे वो कैसे लिखी जाती हैं, तो वो लेफ़्ट से राइट लिखी जाती हैं, लेफ़्ट से राइट ऐसे लिखी जाती हैं, ठीक है। जैसे देवनागरी हम लोग लिखते हैं वो लेफ़्ट से राइट ही लिखते हैं, तो जितनी भी लिपियाँ हम लोग पढ़ेंगे वो लगभग लेफ़्ट से राइट ही लिखी जाएगी। अगर इनको छोड़ दें तो यही जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये राइट से लेफ़्ट लिखी जाती हैं। ये कैसे लिखी जाती हैं? राइट से लेफ़्ट लिखी जाती हैं। जैसे इनमें देख लें तो इनमें जो खरोष्टी लिपि हो गई, अरमाइक लिपि हो गई, सैंधव लिपि हो गई, हिब्रू, हिब्रू इम्पॉर्टेंट है। हिब्रू कहाँ का राष्ट्रीय लैंग्वेज है, किस देश का लैंग्वेज है? लैंग्वेज भी पूछी जाती है। जैसे शिफ्ट में पूछा गया था शायद 23 नहीं 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आया था सवाल कि जो मैंडारिन भाषा है वो कहाँ की है, तो वो चीन की भाषा है। जो मैंडारिन है वो कहाँ की भाषा है? वो चीन की भाषा है। तो जो हिब्रू है वो कहाँ की भाषा है? इसे याद रखें, इज़राइल की भाषा है। हिब्रू कहाँ की भाषा है? इज़राइल, ठीक है। तो हिब्रू हो गया, उर्दू हो गया, अरबी हो गया, पर्सियन हो गया, ये जो सारी हैं ये जो सारी हो गई, ये सब राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, मतलब ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है, तो इनको आप याद रखें, क्योंकि ये जो शायद 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट में ये पूछा था कि सैंधव जो लिपि है, सैंधव लिपि है उसे किस साइड से लिखा जाता था, तो सैंधव लिपि को राइट से लेफ़्ट लिखा जाता था, ठीक है। अभी यहाँ देख लिया राइट से लेफ़्ट। अब हम एक एक करके देखेंगे लिपियों को, ठीक है। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि से शुरुआत करते हैं। तो जो ब्राह्मी लिपि है इसका स्क्रिप्ट जो लिपि है इसका प्रकार कहता था, तो वो अबुगीदा था। ये इसकी समय जो सीमा थी वो 3 बीसी से लेकर 5 बीसी जो 5 एडी तक थी, ठीक है। ये जो लिखा जाता था कैसे लिखा जाता था, तो बाएं से दाएं लिखा जाता था। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता, जैसे देवनागरी लिखी जाती है, ठीक है। जैसे देवनागरी लिखी जाती है बाएं से दाएं। और जो ब्राह्मी लिपि थी जी वो प्रचलितम दक्षिण एशिया में लेखन प्रणाली जो थी वो इसी लिपि में लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि इसलिए फेमस भी है क्योंकि जो अशोक के कुछ शिलालेख हैं जो मिडिल ईस्ट एशिया में हैं, जो मिडिल ईस्ट एशिया के अशोक के कुछ शिलालेख हैं, जैसे आप इस क्षेत्र से समझ सकते हैं। ये जो क्षेत्र है ये मिडिल ईस्ट एशिया है, जिसमें से ये सब कंट्री आते हैं, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, इराक हो गया, ये सब जो क्षेत्र आते हैं वो मिडिल ईस्ट के हैं। तो जो अशोक के जितने भी मिडिल ईस्ट में जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे, कुछ अरमाइक लिपि में थी, कुछ खरोष्टी लिपि में थी, ठीक है। तो जो ब्राह्मी लिपि के शिलालेख अशोक के थे, जिसको सबसे पहले पढ़ा था किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को भी और खरोष्टी लिपि को भी। कब? 1837 ईस्वी में। ये डेट भी पूछा गया है, इसलिए डेट को याद रखें। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ा। ये मिडिल एशिया का मैप है,
इसको ध्यान में रखें। अब जो है ब्राही लिपि जो थी, उसमें जो भारत के जो अधिकांश लिपियां हैं वो ब्राही लिपि से ही जन्मी हैं। ठीक है, जो ब्राही लिपि है वो दो पार्ट में बटी, एक उत्तरी धारा और एक दक्षिणी धारा। जिसमें ब्राही लिपि का जो उत्तरी धारा हुई उसमें से गुप्ता लिपि आई, कुटिल लिपि आई, शारदा लिपि आई, देवनागरी लिपि आई। और जो दक्षिण धारा हुई उसमें से तमिल तेलुगु लिपि आई, कन्नड़ आई, तमिल आई, कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि। जिसमें ये जो शारदा लिपि आप देख रहे हैं ये 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जो 8वीं से 11वीं शताब्दी में क्वेश्चन ऐसे था कि 8वीं से 11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम में कौन सी लिपि बोली जाती थी। 8वीं से 11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम में कौन सी लिपि बोली जाती थी, तो वो शारदा लिपि थी। ठीक है, वो शारदा लिपि थी। तो हम लोग आगे चल के धीरे धीरे सारे लिपियों को देखेंगे, जिससे सवाल यदि आएंगे तो 90 से 95% संभावना यही बनेगी कि इन्हीं लिपियों में से आएंगे। जो अशोक की लिपि हैं वो 4 लिपियां अशोक ने यूज की थी अपने शिलालेखों में। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक ने अपने शिलालेखों में 4 लिपियों का यूज किया था। लेकिन भाषा कौन सी थी, तो भाषा हमेशा प्राकृत भाषा थी। जो लिखने का तरीका था वो उसी को लिपि कहते हैं। तो वो 4 थी, जिसमें ब्राही थी, खरोष्टी थी, अरमाइक थी और यूनानी थी। तो जो ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, याद रखिएगा, ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी। तो ये दोनों जो है, ये लिखी जाती है कैसे, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। वहीं ब्राही जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है और यूनानी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है खरोष्टी लिपि। जो खरोष्टी लिपि भी है वो भी अबुगीदा है। ठीक है, उसका जो स्क्रिप्ट का प्रकार है वो अबुगीदा ही है। जो इसे लिखा कैसे जाता था, तो इसे लिखा जाता था दाएं से बाएं की ओर, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, ऐसे लिखा जाता था। और अशोक का जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो शिलालेख है वो किस भाषा में है, खरोष्टी लिपि में। ये दोनों सवाल पूछे गए हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है अरमाइक लिपि। जो अरमाइक लिपि है उसका प्रयोग भी मिडिल ईस्टिया में होता था, जैसे सीरिया हो गया, फिलिस्तीन हो गया, मिस्र हो गया, अरबिस्तान हो गया। ये सब जो क्षेत्र हैं इसमें अरमाइक भाषा के लिए अरमाइक लिपि का प्रयोग होता था। और जो अरमाइक लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, मतलब देवनागरी की उल्टी। नेक्स्ट है यूनानी लिपि, जिसे ग्रीक लिपि भी कहते हैं। ये जो ग्रीक है इससे इंग्लिश में कई सारे शब्द आए हैं। तो इंग्लिश जो है इसमें ग्रीक हो या रोमन हो, ये सबसे इंग्लिश में कई सारे शब्द आए हैं। तो इसका जो प्रकार है वो वर्णमाला प्रकार है, ना कि अबुगीदा। इसमें स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द नहीं बनाए जाते हैं, वो वर्णमाला प्रकार ही हो गए। और यदि शब्द और वर्ण को मिलाकर शब्द बनते तो वो अबुगीदा हो जाती। ठीक है, इसका जो लिखा जाता था वो बाएं से दाएं लिखा जाता था और बोली जो थी वो यूनानी थी। आप वो पहले जो याद रखेंगे वो जो 4-5 मैंने बताए, वही जो लिखे जाते थे वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। ना तो सारी भाषाएं जो है वो बाएं से दाएं ही सारी लिपियां लिखी जाती हैं। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट है कि सिंधु लिपि, जो कि 24 तारीख के पहले शिफ्ट में आया था। जो सिंधु लिपि है इसका स्क्रिप्ट का जो प्रकार है वो प्रोटो लेखन है, ये अबुगीदा नहीं है। ठीक है, समय सीमा 3500 से 1900 के ईसा पूर्व के बीच आई। और जो लिखने का तरीका है वो कैसा है, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट। ठीक है, राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। तो ये याद रखना है क्योंकि ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक जो बिस्ट्रोफेडन एक मोड होता है लिखने का एक तरीका है, जिसमें इसमें होता है कि जो वैकल्पिक पंक्तियां होती हैं लिखने की वो उल्टा कर दिया जाता है, और जो शब्द भी हैं उन्हें भी उल्टा कर दिया जाता है मिरर इमेज में। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया पहला जो लाइन है, जो पहला लाइन लिखा गया कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट डैट। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट डैट। लेकिन अगली ही लाइन जो है वो ये लिखा गया है लेफ्ट से राइट,
लेकिन अगली लाइन को आप देखिए, अगली लाइन जो है वो कैसे लिखी गई है, वो राइट से लेफ्ट लिखी गई है, ठीक है। अगली लाइन राइट से लेफ्ट लिखी गई है। वहीं इसका जो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण शैली में लिखा गया है, जैसे हैज़ बीन रिटेन आउट इन द, ये सारा शब्द जो है वो उल्टे लिखे गए हैं, हैज़ बीन रिटेन आउट इन द। वहीं फिर से जो देखिए आ गया वो राइट, लेफ्ट से राइट ही है, और वो सीधा आ गया बूस्ट्रोफेडन स्टाइल वेयर। लेकिन फिर से देखिए लिटिल आर, ये सब एक तो राइट से लेफ्ट हो गया है और दूसरा ये प्रतिबिंब हो गया है, जो दर्पण प्रतिबिंब हो गया है, ठीक है। तो ये वेस्ट्रोफेडन मोड कहलाता है, लिखने का तरीका वेस्ट्रोफेडन मोड। नेक्स्ट है भारतीय लिपि। जो भारतीय लिपि है वो अबुगीदा है। लगभग जितने भी लिपि हैं उसमें सामान्यतः 90% अबुगीदा ही रहेगी, ठीक है। इसको भी लिखने का जो तरीका था वो बाएं से दाएं है, लगभग सारे में रहेगी, जो मैंने पहले स्लाइड दिखाया उनको छोड़ के। और इसके जो बनाने वाले थे वो कौन था, तो वो श्रीनिवास चक्रवर्ती थे, श्रीनिवास चक्रवर्ती। नेक्स्ट है ग्रंथ लिपि, ठीक है। ग्रंथ लिपि, तो जो ग्रंथ लिपि थी वो भी अबुगीदा थी, 7वीं BC जो थी वहाँ पे डेवलप हुई थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और इसकी बोली क्या थी, तो तमिल और संस्कृत जो है वो ग्रंथ लिपि में ही लिखे जाते थे, जो विशेष रूप से ये तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है। क्षेत्र भी याद रखें क्योंकि क्षेत्र भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है ग्रंथ लिपि जो था वो तमिलनाडु के जो पल्लव वंश थे, पांड्य थे, चोल थे, ये शासक जो थे, इन्हीं के समय ग्रंथ लिपि का विकास हुआ। और जो महाबलीपुरम के जो धर्मराज रथ है, धर्मराज रथ, जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, 5 पांडव में पहले भाई, जो सबसे बड़े, उन्हीं के नाम पे जो महाबलीपुरम में रथ बनाए गए हैं पल्लव वंशों के द्वारा, पल्लव वंश के द्वारा वहाँ 5 रथ बनाए गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं में एक धर्मराज रथ है। इस पे जो है ग्रंथ लिपि का ही विवरण मिलता है। और एक राज सिंह द्वारा जो कैलाश मंदिर बनाया गया है उस पे भी मिलता है ग्रंथ लिपि का, जो लेखन मिलता है ग्रंथ लिपि का। जो रथ की बात आई है तो 5 प्रकार के रथ थे, ठीक है, 5 रथ थे। तो जो पहला था, जो सबसे बड़ा था, वो था धर्मराज रथ, जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उन्हीं के नाम पे धर्मराज रथ। ये किसने बनवाया था, तो पल्लवों ने बनवाया था, ठीक है, पल्लवों ने महाबलीपुरम में बनवाया था। तो पहला था धर्मराज रथ, दूसरा था भीम रथ, तीसरा था अर्जुन रथ, चौथा था नकुल और सहदेव रथ, और 5वां था द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ सबसे छोटा था, ये पूछा गया है SSC CGL में, ठीक है, SSC CGL में ये पूछा गया है। द्रौपदी रथ सबसे छोटा था। इनके देखिए कुछ पिक्स हैं, जैसे ये धर्मराज रथ है, धर्मराज रथ हो गया, ये धर्मराज रथ जो सबसे बड़ा है। ये हो गया भीम रथ, ठीक है, ये भीम रथ है। अगला जो है वो अर्जुन रथ है, ठीक है, ये अर्जुन रथ हो गया। और ये जो है नकुल सहदेव रथ हो गया। और जो सबसे लास्ट है द्रौपदी रथ, जो कि सबसे छोटा भी है, ये द्रौपदी रथ हो गया। अब नेक्स्ट सवाल आया कि जो कुटिल लिपि है वो उससे संबंधित क्या है। तो जो गुप्ता लिपि है इसका परिवर्तित रूप ही माना जाता है कुटिल लिपि को, जो कि न्यून क्योनीय लिपि में लिखी जाती थी। और ये सिद्ध जो था इस लिपि का, जो इसे जो सिद्ध मातृका भी कहते हैं इस लिपि को, ठीक है। ये जो 9वीं शताब्दी में प्रचलन में रहा। ये ओढ़ी तिरी मेढ़ी जो रेखाएं होती थी ये कुटिल ढंग से लिखी जाती थी, इसी कारण से इसे कुटिल लिपि कहा जाता है। ये ध्यान में रखें क्योंकि जो 23 तारीख के एग्ज़ाम में पूछा गया था सवाल शारदा लिपि से रिलेटेड, ठीक है, शारदा, उसमें ऑप्शन में कुटिल लिपि था। तो ये संभावना बनती है कि आगे पूछे जाए ऐसे सवाल। नेक्स्ट है नागरी लिपि, ठीक है। नागरी लिपि ये देवनागरी नहीं है, नागरी लिपि है, जो कि काशी क्षेत्र में बोला जाता था और इसका प्रयोग प्राकृतिक और संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आया देवनागरी लिपि। जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, और अत्यंत ही व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक लिपि है जो देवनागरी लिपि है। इससे जो कई सारी भाषाएं निकली हैं और जो देवनागरी लिपि को ही भारत सरकार ने भारत के संविधान में दर्जा दिया है
भारतीय जो लिपि है उसमें देवनागरी लिपि भारतीय लिपि है। जो देवनागरी लिपि का प्रयोग किस किस भाषा को लिखने में होता है, तो संस्कृत को लिखने में, मराठी को लिखने में, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली जो कि हिमालय का क्षेत्र है गढ़वाल, उसमें गढ़वाली क्षेत्र, तो इन सबों में देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, ये सिख लोग लिखते हैं। ठीक है, सिख लोग विकसित जो गुरुमुखी लिपि लिखते हैं, पंजाबी भाषा में लिखा जाता है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसके संकलन जो है ये गुरुमुखी लिपि में हुआ है। नेक्स्ट है तेलुगु या कन्नड़ लिपि। तो ये जो दोनों लिपियां हैं इसके उद्गम के स्रोत चालुक्य जो है वंश है उसमें हेलोबीडा शिलालेख है कर्नाटक में, उसी से साक्ष्य मिलते हैं। जो तेलुगु और कन्नड़ लिपि का जो तेलुगु और कन्नड़ लिपि है उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो चालुक्य कालीन हेलोबीड शिलालेख से। ठीक है, बाद में यही स्वतंत्र रूप से विभाजित होकर तेलुगु और कन्नड़ लिपि बन गए। नेक्स्ट है तमिल मलयाली लिपि। ये दोनों का विकास किससे हुआ है, तो ये ग्रंथ लिपि से दोनों का विकास हुआ है। नेक्स्ट है शाहमुखी लिपि, जो ये सूफियों द्वारा चलाया गया था, जो कि ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण है। ठीक है, जो शाहमुखी लिपि है वो ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण है। किसके द्वारा चलाया गया, तो सूफियों के द्वारा। ठीक है, सूफियों के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्ता लिपि। तो गुप्ता लिपि जो थी वो अबुगीदा थी और ये ब्राही लिपि से ही आई थी। ठीक है, इसको जो समय सीमा थी वो चौथी से छठी शताब्दी बीसी में थी। लिखा कैसे जाता था, तो बाएं से दाएं। ठीक है, बोली किस में यूज होता था, तो संस्कृत में। और ब्राही से निकली है नागरी लिपि, शारदा लिपि और सिद्धम लिपि। इनका जन्म गुप्ता लिपि से ही हुआ है, जिसमें शारदा लिपि एग्जाम में पूछा गया है। तो आने वाली संभावना है सिद्धम, नागरी या इनमें से कोई भी लिपियां पूछे जाएं। तो आया शारदा लिपि, जो कि पूछा हुआ सवाल है। तो शारदा लिपि में कौन सा स्क्रिप्ट का प्रकार था, अबुगीदा था। 700 बीसी में, मतलब 8 से लेके 1100 के बीच में यूज होता था, जिसे राजपूत काल भी कहते हैं। राजपूत काल जो था उसमें कहाँ यूज होता था, तो वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जैसे भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया में यूज होता था, खास करके कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में होता था यूज। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कश्मीर और पड़ोसी क्षेत्र में इसका यूज 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच व्यापक रूप से हुआ है। यही सवाल पूछा गया था। ठीक है, बोली किस में थी, वो कश्मीर में थी। तो ये शारदा लिपि के बारे में हुआ। नेक्स्ट है मोडी लिपि। मोडी लिपि भी पूछा हुआ है सवाल, तो याद रखें ये मराठी भाषा को लिखने में यूज होता है। ठीक है, इसकी समय सीमा 1200 से 1600 तक थी। और ये भी कहाँ से लिखा जाता था, तो बाएं से दाएं लिखा जाता था। और 1950 से पहले जो मराठी लिपि था वो इसी में लिखी जाती थी। अब तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है मराठी। ठीक है, जो यदुवंशी महामंत्री थे हेमांत्री, इसी ने सबसे पहले मोडी लिपि का शुरुआत किया था। किसने, हेमांत्री ने। जैसे पूछा गया कि खरोष्टी लिपि की शुरुआत किसने किया था, ये 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि खरोष्टी लिपि को किसने आरंभ किया था। ठीक है, खरोष्टी को किसने आरंभ किया था ये पूछा गया है। तो ऋषि खरोष्ट ने आरंभ किया था खरोष्टी लिपि को, क्योंकि ये तोड़ा मोड़ा लिखा जाता था, तोड़ मोड़ के कारण ही इसे मोडी लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है मैतेई लिपि। ठीक है, मैतेई लिपि। ठीक है, ये भी कैसी थी, तो ये अबुगीदा थी। और जो मैतेई भाषा है मणिपुरी, जो मणिपुर का क्षेत्र है उसमें ये मैतेई लिपि लिखी जाती थी। जो भी दिशा भी इसके क्या थी, तो वो बाएं से दाएं ही थी। और मैतेई जो थी वो मणिपुर में मणिपुरी भाषा में बोली जाती है, ये याद रखें। नेक्स्ट है लांडा लिपि। ठीक है, लंडा लिपि। तो ये कैसे थी, ये भी अबुगीदा थी। 10वीं से 11वीं शताब्दी में यूज होती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, क्योंकि ये पूंछ के बिना लिखी जाती थी। जो लंडा होता है इसका अर्थ होता है पूंछ के बिना। ये एक पंजाबी शब्द है जिसका उपयोग पंजाब और उत्तरी भारत के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता था। तो ये लंडा लिपि हो। नेक्स्ट है थाई लिपि। तो ये भी अबुगीदा थी। इसके जो बोलने वाले थे रामखोबा द ग्रेट। ठीक है, बनाने वाले कौन थे,
राम खामेंग द ग्रेट, राम खामेंग द ग्रेट, ठीक है। 1283 से वर्तमान तक इसे बोली जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है और थाई जो है वो दक्षिण थाई और थाईलैंड में बोले जाने वाली लिपि है थाई। नेक्स्ट है नंदगिरी लिपि। तो ये भी कैसे थी? तो ये अबुगिदा लिपि थी। समय सीमा इसकी 7 से 19वीं शताब्दी थी। दिशा कैसी थी? तो बाएं से दाएं थी और जो बोली थी वो संस्कृत और कन्नड़ में यूज होती थी। और ये जो दक्कन का क्षेत्र था और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, ये जो भारत यदि समझे तो इसमें जो ये पार्ट हुआ इसे दक्कन का पठार कहा जाता है। तो ये दक्कन का क्षेत्र है इसमें, और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र में बोले जाते थे ये जो नगरी लिपि है। नेक्स्ट है कि भारत में क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। जो 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाएं हैं, ये आप जानते हैं। उसमें ही 6 भाषाएं क्लासिकल हैं, ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो वो 6 भाषाएं हैं और हमारे सिलेबस में भाषाएं दी गई है, इस कारण से हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। तो जो भारत में 6 भाषाई लिपि है, इनमें तमिल जो है, तमिल, इसको सबसे पहले 2004 ईस्वी में शास्त्रीय लैंग्वेज घोषित किया गया था, तमिल को। उसके बाद दूसरा नंबर है उसे संस्कृत जो है उसे 2005 में घोषित किया गया शास्त्रीय लिपि। तीसरा कन्नड़ है जिसे 2008 में। चौथा जो है वो तेलुगु है जिसे 2008 में ही, और जो मलयालम है उसे 2013 में, और उड़िया 2014 में। ये सारी लिपियां जो हैं 6 लिपियां, इसे क्लासिकल लिपि घोषित किया गया है। जैसे मैप में देख सकते हैं, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़ीसा 2014 में, और तमिल सबसे पहले 2004 में। और संस्कृत के लिए कोई स्पेसिफाई नहीं जगह है कि संस्कृत कहाँ बोली जाती थी, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। इसे याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, TSKMO, TSKMO, तसक। इसे पढ़ सकते हैं तसक कमो, ठीक है, तसक तसक, ठीक है। और इसे पढ़ सकते हैं TMO को तमो। तो आप इसे याद रख सकते हैं तसक तमो से, ठीक है, तसक तमउ, तमो, ठीक है। तसक तमो से आप इसे याद रखते हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। जो यदि किसी भाषा को शास्त्रीय लिपि बनाया जाता है तो इसके लिए कुछ मानदंड होते हैं, जो कि भारत के जो संस्कृति मंत्रालय है वो शास्त्रीय भाषा को घोषित करते हैं, संस्कृति मंत्रालय। तो उसके मानदंड होते हैं कि वो जो लिपि होनी चाहिए, वो जो भाषा होनी चाहिए, वो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो पुरातन है, ठीक है। और जो प्राचीन जो साहित्य ग्रंथ हैं, वो निकाय जो हैं, इसे व्यक्त रूप में पीढ़ियों के द्वारा मूल्यवान विरासत घोषित किया गया हो, जो मूल्यवान हो उन्हीं को शास्त्रीय लिपि घोषित किया जाएगा। ये जो साहित्यिक परंपरा है वो मौलिक होने चाहिए, ऐसा न हो कि किसी दूसरे से उधार लिया गया, मतलब चुराया हुआ हो। जो शास्त्रीय भाषा है वो साहित्यिक आधुनिक से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों और उनकी शाखाओं के बीच में एक अंतर हो जाता है शास्त्रीय भाषा और आधुनिक भाषाओं में। जो शास्त्रीय भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में जगह मिली है, 600 शास्त्रीय भाषाएं, वहीं 22 के साथ जो 22 भाषाएं हैं उनमें। तो ये शास्त्रीय भाषाओं के बारे में हुआ। नेक्स्ट है ओल चिकी। ओल चिकी जो है वो उस का प्रकार वर्णमाला था। जो ओल चिकी है वो अबुगिदा नहीं है, ये याद रखें, अबुगिदा ये नहीं है। और ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, और संताली भाषा में इसका उपयोग होता था, संताली। नेक्स्ट है सिंहल लिपि। जो सिंहल लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति हुई है, और ये जो सिंहल भाषा जो कि लक्षद्वीप के कुछ क्षेत्र और श्रीलंका में बोली जाती है, उसका राज्य भाषा है। ये जो लिपि है वो संस्कृत लिखने के लिए भी प्रयुक्त होती थी, ठीक है, संस्कृत के लिए भी सिंहल लिपि का उपयोग होता था। नेक्स्ट है तिगलारी लिपि। क्या है तिगलारी? तो ये भी अबुगिदा थी, 9वीं शताब्दी से वर्तमान तक चली आई है। बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसमें तुलु, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत, ये बोलियां जो है तिगलारी लिपि से संबंधित हैं। ये दक्षिण भारत की ब्राह्मी लिपि कहा जाता है तिगलारी को। याद रखें कि दक्षिण भारत की ब्राह्मी लिपि किसे कहा जाता है, तो वो तिगलारी लिपि को दक्षिण भारत की ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है सिद्धम लिपि।
जो इसका प्रकार था अबुगीदा था। समय सीमा क्या थी, तो 6वीं शताब्दी से 1200 बीसी तक। ठीक है, ये भी कैसे लिखा जाता था, तो बाएं से दाएं लिखी जाती थी और बोली कैसी थी, वो संस्कृत थी। नेक्स्ट है खुदाबादी लिपि। क्या है, खुदाबादी लिपि। ये भी अबुगीदा थी। 16वीं शताब्दी से वर्तमान तक लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। बोली कौन सी थी, वो सिंधी थी। जो खुदाबानी लिपि है वो सिंध भाषा लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आमतौर पर जो सिंध के हिंदू हैं वो भी आज इसका इस्तेमाल करते हैं, आज तक इसे जो खुदाबादी लिपि है इसका इस्तेमाल करते हैं इन्हीं के नाम पे। जो शहर खुदाबाद रखा गया है वो इसी नाम पे खुदाबाद है। नेक्स्ट है तकरी लिपि। जो तकरी लिपि है ये भी अबुगीदा है। 16वीं शताब्दी से वर्तमान तक यूज होता है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्षेत्र भारत और पाकिस्तान में यूज होता है। खास करके जो पूर्वी पाकिस्तान है इसमें शारदा लिपि जो है वो इसी से बना है। ठीक है, शारदा लिपि का ही ये रूप है तकरी लिपि। नेक्स्ट है भट्टी प्रोलू लिपि। क्या है, भट्टी प्रोलू लिपि। ये थी अबुगीदा लिपि थी। ठीक है, इसकी समय सीमा 3री शताब्दी से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक थी। जो भट्टर लिपि है ये ब्राही लिपि का ही एक रूप है, जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक छोटा सा गांव भट्टी पोलू है, उसी के नाम पे इसे रखा गया है। कहाँ का गांव, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला का। ये जो है कृष्ण नदी के डेल्टा जो उपजाऊ क्षेत्र में स्थित है। जो नदी कृष्ण है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये आप जानते हैं। तो ये हो गया भट्टी पोलू लिपि। नेक्स्ट है बायबियन। ठीक है, बाइन लिपि। बाइन लिपि ये कैसी थी, ये भी अबुगीदा थी। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी और कुछ आधुनिक समय में भी बोली जाती हैं। ये कहाँ लिखी जाती थी, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जो प्रिंट आधार उसका था वो लेखन दिशा कैसी थी, तो ये 3 टाइप से लिखा जाता था। जो बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। तो ये 3 टाइप से होती थी। या तो आप लेफ्ट से राइट लिख लें और उसके बाद ऊपर से नीचे लिख लें। ठीक है, या तो नीचे से ऊपर लिखें, या बाएं से दाएं लिखें, या ऊपर से नीचे लिखें, या दाएं से बाएं लिखें। तो ये बाइन लिपि थी। नेक्स्ट है मिथिलाक्षर लिपि। जो मिथिलांचल क्षेत्र है उत्तर बिहार का, उससे संबंधित थी। अबुगीदा थी। 13वीं शताब्दी में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मैथिली और संस्कृत भाषा इसमें बोले जाते थे। नेक्स्ट है चकमा लिपि। ठीक है, ये चकमा लिपि कैसी है, तो अबुगीदा है। ठीक है, चकमा भाषा बोलने के लिए प्रयोग गिचा जी है। इसको जनक जो है वो सिनाई लिपि इसकी जनक है, चकमा लिपि की। नेक्स्ट है कैथी लिपि। जो ये कैसी थी, तो ये अबुगीदा थी। 16वीं से 20वीं सदी के मध्य में यूज हुआ। बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार राज्य है, इसमें कैथी लिपि का उपयोग आज भी किया जाता है। नेक्स्ट है लाओ लिपि। लाओ लिपि ये भी कैसी थी, अबुगीदा थी। 1350 ईस्वी से वर्तमान तक यूज होता है। बाएं से दाएं लिखी जाती है और लाओ में बोली जाती है। ईशान भाषा, थाई या अन्य जो लैंग्वेज है उनमें बोली जाती है। तो लाओ किसर से संबंधित है, तो थाईलैंड। ठीक है, लाओ थाईलैंड क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है लिम्ब लिपि। कैसी थी, अबुगीदा थी। समय सीमा 1750 से वर्तमान ईस्वी तक थी। बाएं से दाएं लिखी जाती थी। नेपाल और पूर्वी क्षेत्र में लिखी जाती थी। बोली जो थी वो लिम्ब थी। इसे याद रखें, लिम्ब लिपि कहाँ बोली जाती थी, नेपाल और पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है लोनतारा। ठीक है, लोनतारा ये भी अबुगीदा थी। लोनतारा लिपि 16वीं से वर्तमान तक लिखी जाती थी। बाएं से दाएं ये कहाँ यूज होती थी, तो वो इंडोनेशिया के पारंपरिक लिपि है, वो लोनतारा है, इंडोनेशिया की पारंपरिक लिपि। नेक्स्ट है सूरत बटक। सूरत बटक लिपि ये कैसी है, तो ये भी अबुगीदा है। 1300 से वर्तमान तक यूज होती है। बाएं से दाएं यूज होती है और बोली जो है वो बटक भाषा यूज करने के लिए इसमें लिखा जाता है। ये भी इंडोनेशिया द्वीप में ही यूज होता है। ठीक है, ये स्लाइड है छोटा सा, जिसके सहारे से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन से जो राज्य हैं उसमें कौन सी मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं, कितने प्रतिशत बोली जाती हैं, और उस राज्य में और कौन से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो यही स्लाइड इनमें दिया गया है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं।
जैसे तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले 86% हैं, उसके अलावा तेलुगु और कन्नड़ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलने वाले 90% हैं, उसके जो अलावा हैं उर्दू और पंजाबी भी बोलते हैं। वहीं गुजरात की देखें तो 91% गुजराती बोलते हैं और कुछ जो है वो हिंदी और सिंधी बोलने वाले हैं। ऐसे ही सारा राज्य के बारे में डेटा दिया गया है इसमें। जो यहाँ अपना बिहार है ये देखना होगा, तो बिहार में हिंदी जो है वो 80% जो जनता है वो हिंदी बोलती है। उसके बाद उर्दू और संथाली बोली जाती है। हमारे जो अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति, वो भी संथाली समुदाय से ही बिलोंग करती है। इन्हें याद रखें। तो ये लिपियां हैं जिनको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने पूरी डिटेल वे में लिपियों के बारे में जाना। इन्हें जितना मैं समझा सकता था उतना समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा और कोई विकल्प है ही नहीं। इन्हें याद करना ही ज़रूरी है। जितना मैं समझा सकता था उतना तो समझाया हूँ, तो आप कोशिश करिए कि इन्हें कैसे भी रट लें, क्योंकि आपको जो यदि सिलेक्शन चाहिए तो इन्हें रटना ज़रूरी है। तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है समझाने के कारण से, और लिपियाँ जो थी भी वो बड़ी थी और मैं छोटे छोटे वीडियो डालने की सोच नहीं रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। जितने भी आपके दोस्त हैं जो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। उन्हें कहें कि यहाँ पे बीएसएससी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो आप चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।